युग गुस्से की आग के साथ कहता है, सही कहा, हमें चित्रा को ढूंढना होगा। आज से वो मेरी माँ नहीं, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ चित्रा है, जिसे मुझे ढूंढना है ये जानने के लिए नहीं कि उसने उस काले साए को देखा है या नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि उसने मेरे पिता को धोखा क्यों दिया। आखिर क्या गलती थी उनकी, क्यों वो उनको छोड़कर चली गई। मुझे चित्रा से मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। अभिमन्यु को जिस चीज का डर था वही हुआ था। युग के दिल में चित्रा के लिए नफरत और बढ़ गई थी, एक ऐसी नफरत जिसे अभिमन्यु शायद अब कभी खत्म नहीं कर सकता था। युग कहता है, चित्रा कहाँ है अभी? कोई कुछ जवाब नहीं देता है। युग गुस्से से फिर सबसे पूछता है, मैंने पूछा कहाँ है चित्रा? दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो भगौड़ी जिंदा भी है या मर गई। शालिनी बीच में दखल देते हुए कहती है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि वो कहाँ गई? दिलीप ताव के साथ कहता है, हम जानकर क्या करते, अच्छा ही हुआ कि वो भगोड़ी भाग गई, वो भी एक बुरी बला ही थी जो मुझे बदनाम करने आई थी। युग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, आपने पता नहीं किया तो क्या हुआ, पर मैं उस चित्रा को ढूंढूंगा, पता लगाऊंगा कि वो जिंदा है या मर गई, और ये भी कि वो आखिर किसके साथ भागी थी। दिलीप पलटकर कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत, कोई जरूरत नहीं है उस भगौड़ी को ढूंढने की, मैं नहीं चाहता उसे ढूंढने में फिर से मेरी बदनामी हो। गड़े मुर्दे फिर मत उखाड़ो। अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, गड़े मुर्दे तो उखाड़ने ही पड़ेंगे अंकल, उस काले साए के बारे में पता करने के लिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपका गांव सुरक्षित रहे उस काले साए से? क्या आप चाहते हैं और मौत होती रहे? सोचिए, अगर ऐसी मौतें होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। फिर आप ही सोचिए, जब गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो कौन आपको इज्जत देगा, कौन आपके सामने अपना सिर झुकाएगा? दिलीप खामोशी रहता है, पर उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उसे अभिमन्यु की बातें काफी हद तक ठीक लग रही थी। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, अगर आप चाहते हैं आपका गांव सुरक्षित रहे, कोई मौत ना हो, तो प्लीज हमारा साथ दीजिए। फिक्र मत कीजिए, आपकी ज्यादा बदनामी नहीं होगी। पहले हम खुद चित्रा आंटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और यदि नहीं मिली तो फिर पुलिस की मदद लेंगे। दिलीप के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अभिमन्यु का कॉन्फिडेंस देखकर वो ये अच्छे से समझ गया था कि अब उसे कोई काले साए से छुटकारा दिला सकता था तो वो अभिमन्यु ही था। दिलीप हामी भरते हुए कहता है, ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर यहीं पर रुक कर, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम लोग क्या कर रहे हो। कुछ ऐसा तो नहीं जिससे मुझे ही खतरा हो। दिलीप युग के सारे दोस्तों को एक एक करके देखते हुए कहता है, तुम सब यहाँ पर रुक सकते हो, जब तक चाहो रह सकते हो, पर याद रखना तुम्हारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, उस काले साए का अंत। अगर उस काले साए का अंत नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। दिलीप बल्लू को देखते हुए कहता है, बल्लू इन्हें इनके कमरे दिखा दे। अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, बल्लू काका आप रहने दीजिए, मैं दिखाती हूँ ना युग जी को उनका कमरा। अमोदिता युग की तरफ देखते हुए कहती है, चलिए युग जी। युग पलटकर कुछ नहीं कहता, खामोशी के साथ अमोदिता के पीछे पीछे जाने लग जाता है। अमोदिता युग के दोस्तों को देखते हुए कहती है, चलो तुम सब भी चलो, हमारी हवेली बहुत बड़ी है, तुम सब अलग अलग कमरे में रह सकते हो। अभिमन्यु बेहोश पड़ी डायना को उठाता है और अमोदिता के पीछे जाने लग जाता है। कुछ देर बाद युग और उसके दोस्त एक कमरे के अंदर थे। बेड पर डायना बेहोश पड़ी हुई थी। अभिमन्यु उसके पास ही बैठा हुआ था। बाकी सब भी कमरे में यहाँ वहाँ बैठे हुए थे। सभी लोगों के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। हर कोई थका हुआ था, पर नींद सभी की उड़ी हुई थी। हर किसी को डायना की फिक्र थी, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी, और इस वक्त सबसे ज्यादा जिनके बीच खामोशी थी वो थे युग और अभिमन्यु। कछुआ के दिमाग में अभी भी उस काले साए का ख्याल ही आ रहा था। वो यही सोच रहा था कि जब उस काले साए ने उन सबके सामने डायना के साथ इतना सब किया तो उसने वर्चस्विनी के साथ क्या क्या किया होगा, उसे कितना सताया होगा, कितना तड़पाया होगा। यही सोच सोच कर कछुए का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़े जा रहा था। वो यही सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे उस काले साए से अपनी वर्षों का बदला ले। तभी उसकी नजर युग पर पड़ती है और युग को देखकर उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत हड़बड़ाहट के साथ युग से पूछता है, युग तू और अभिमन्यु यक्षिणी को बुलाने गए थे ना घाट पर, फिर क्या हुआ था, क्या वो आई थी वहां पर? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ वो आई थी, पर अपने असली। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ उसे बीच में टोकते हुए कहता है, तो फिर क्या तूने यक्षिणी से काले साए के बारे में पूछा? युग चिढ़ते हुए कहता है, कछुए तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, मैं भला यक्षिणी से काले साए के बारे में कैसे पूछ लेता? मुझे तो बाद में काले साए के बारे में तब पता चला जब मैं वापस लौटकर ग्रेवयार्ड कोठी आया था।
कायर कहता है, तो फिर क्या बात हुई तुम्हारे बीच? क्या तूने उससे पूछा कि वो क्यों तेरे सामने नहीं आती? युग जवाब देता है, हाँ पूछा था। वो अपना शरीर। युग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु से बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं युग, इन्हें कुछ मत बता। कछुआ अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, अभिमन्यु तू युग को हमें कुछ भी बताने से मना क्यों कर रहा है? अभिमन्यु जवाब देता है, क्योंकि युग ने यक्षिणी के साथ बिसाहा किया है। कछुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? युग ने यक्षिणी के साथ बिसाहा किया है? अभिमन्यु कहता है, हाँ कछुआ, और तू तो सौदाया है। तुझे भी ये बात अच्छे से पता है कि यदि युग ने अपना बिसाहा किसी को भी बताया तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी। युग कहता है, नहीं होगी अभिमन्यु। बिसाहा के बारे में तुझे भी तो पता है ना अभिमन्यु, क्या मेरी मौत हुई? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, वो इसलिए युग क्योंकि तूने मुझे बिसाहा नहीं बताया था, बल्कि तेरे और यक्षिणी के बीच जब बिसाहा हो रहा था तो मैं तेरी बातें सुन रहा था और तू जो बातें रिपीट कर रहा था उनसे मुझे पता चल गया कि बिसाहा क्या था। युग पलट कर कहता है, तो फिर मैं नहीं बताता हूँ, तू ही इन्हें बता दे बिसाहा के बारे में। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं युग, नहीं बता सकता। बात समझने की कोशिश कर। हम इन्हें ऐसे वैसे किसी तरह से भी बिसाहा के बारे में नहीं बता सकते हैं। इसमें तेरी जान को खतरा है। कछुआ अभिमन्यु और युग को देखते हुए मन में सोचता है, ये युग और अभिमन्यु फिर कुछ छुपा रहे हैं, पता नहीं क्या। मुझे नहीं लगता ये उस काले साए का कुछ कर भी पाएंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं उस काले साए को नहीं छोड़ूंगा। इस घर में 3 सौदाइने हैं। लगता है मुझे ही उनकी मदद लेनी पड़ेगी और उन्हें कैसे मेरा साथ देने के लिए राजी करवाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। कछुए ने इतना सोचा ही था कि तभी उस कमरे के अंदर अमोदिता आ जाती है। अमोदिता कमरे के अंदर घुसते से ही कहती है, तुम सब अभी तक यहीं पर हो? मैंने कहा ना डायना को आराम करने दो, उसे सुबह तक होश आ जाएगा। चलो यहाँ से जाओ, मैं और शालिनी रुकते हैं डायना के पास। अमोदिता युग को देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, युग जी चलें कमरे में सोने। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने अमोदिता? अमोदिता बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा कि मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है आपके कमरे में। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी आधी रात को भी। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये अमोदिता फिर शुरू हो गई। कब छोड़ेगी ये मेरे युग बाबू पर डोरे डालना। युग कमरे से बाहर निकलने लग जाता है और युग के पीछे ही बाकी सब भी निकल जाते हैं। अभिमन्यु एक कमरे के अंदर था और काफी देर से फर्श पर ही बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर ही अंदर कोई बात खाए जा रही थी। इस वक्त कमरे के अंदर उसके सिवा कोई और नहीं था। अभिमन्यु अपनी पीठ के पीछे से एक अस्त्र निकालता है, उसे एक टक नजर से देखता है और फिर तकिए के नीचे रखने लग जाता है। अभिमन्यु अभी एक अस्त्र सिरहाने के नीचे रखकर पीछे ही घूमा था कि वो घबरा जाता है। उसके पीछे युग खड़ा हुआ था जो एक टक नजर से उसे ही घूर रहा था। अभिमन्यु अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, युग तू सोया नहीं अभी तक? युग अभिमन्यु को घूरते हुए ही कहता है, कुछ सवाल है अभिमन्यु जो मुझे सोने नहीं दे रहे। युग का लहजा काफी बदला हुआ था और उसका बर्ताव भी काफी अजीब लग रहा था, जैसे वो अपने दोस्त से नहीं किसी दुश्मन से बात करने आया हो। अभिमन्यु तुरंत पूछता है, कैसे सवाल? युग अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अभिमन्यु बिना किसी डर के साथ कहता है, क्या झूठ बोला मैंने तुझसे? युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, तूने मुझसे कहा था कि तूने एक अस्त्र नहीं बनाया, तो फिर रात में जो तूने अपनी पीठ के पीछे से निकाला था वो क्या था? अभिमन्यु घबरा जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना सब होने के बावजूद भी युग उससे ऐसे सवाल पूछेगा। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, वो एक अस्त्र ही था ना अभिमन्यु, बोल। अभिमन्यु अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है। युग अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, ऐसे चुप मत रहे अभिमन्यु, मेरे सवालों का जवाब दे। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तूने एक अस्त्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? युग को गुस्से में देखकर अभिमन्यु को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ ही कहता है, क्योंकि तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती है, तू हर बात डायना को बता देता है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने कौन सी बात डायना को बता दी? अभिमन्यु कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना कि किसी को भी मत बताना कि मैं एक अस्त्र बना रहा हूँ, फिर तूने डायना को ये बात क्यों बताई? युग अपनी सफाई में कहता है, मैंने तो डायना को ये बात नहीं बताई। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, तूने ही बताई थी युग। डायना ने मुझे तेरा ही नाम बोला था जब वो मुझसे महाडायन के हीरे के बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कि युग ने बताया कि तुम एक अस्त्र बना रहे हो यक्षिणी को मारने के लिए। युग का सिर घूमने लग जाता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसने डायना को ये बात कब बता दी थी। युग कुछ और सोचता उससे पहले ही अभिमन्यु बोलता है, तू हर बात बता देता है और भूल जाता है, इसलिए मैंने तुझे एक अस्त्र वाली बात नहीं बताई।
युग पलट कर कहता है, तू झूठ बोल रहा है अभिमन्यु, इसके पीछे कुछ और ही वजह है। बता मुझे, तूने एक अस्त्र वाली बात क्यों नहीं बताई? क्या छुपा रहा है तू मुझसे? अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ युग। युग कहता है, नहीं तू छुपा रहा है, और कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छुपा रहा है। बता अभिमन्यु। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना युग, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ तुझसे। युग और अभिमन्यु बहस करने लग जाते हैं। बहस की बातें युग के कानों में गूंजने लग जाती है और उन्हीं बहस की बातों के साथ युग अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। ना अभिमन्यु ने उस वक्त युग को कुछ बताया था और ना वो अभी युग को कुछ बताने के लिए तैयार था। इस वक्त युग और उसके दोस्त अभिमन्यु के कमरे के अंदर थे और अभिमन्यु बेड पर लेटा हुआ था। युग और अभिमन्यु के बीच अभी भी बहस हो रही थी इस बात को लेकर कि अभिमन्यु युग से बातें छुपाता है। अभिमन्यु कहता है, मैं सच कह रहा हूँ युग, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। छुपा तो तेरे बड़े पापा और बल्लू काका रहे हैं। मैंने अपने इन्हीं कानों से उन्हें अनुराग अंकल के बारे में बातें करते सुना था। वो दोनों अनुराग अंकल के बारे में ऐसा कुछ जानते हैं जो वो नहीं चाहते हमें पता चले। युग पूछता है, पर क्यों? अभिमन्यु कहता है, शायद वो डरते हो उस राज के खुलने से और इसी वजह से हमें बताना ना चाहते हो। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, तूने एक और बात कभी सोची है? युग तुरंत पूछता है, कैसी बात? अभिमन्यु आगे कहता है, यही कि उस रात जो क्रकण उन्होंने काले साये में घुसाया था वो कहाँ से आया था उनके पास? वो उतनी रात में ग्रेवयार्ड को ठीक क्यों आए थे? युग खामोश हो जाता है। उसके पास अभिमन्यु के सवाल का जवाब नहीं था। अभिमन्यु फिर कहता है, युग, क्रकण बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कई चीजें चाहिए होती हैं। कछुआ बोलता है, हाँ युग, अभिमन्यु सही कह रहा है। मैंने भी बनाने की कोशिश करी थी पर मुझसे भी नहीं बन पाया। पता नहीं तेरे दिलीप अंकल के पास कहाँ से आ गया। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं युग जो दिलीप अंकल हमसे छुपा रहे हैं, पर तू देख लेना, एक दिन मैं उन राज पर से पर्दा उठाकर रहूंगा। हो सकता है वो ऐसा कुछ छुपा रहे हो जिससे हम चित्रा आंटी के पास पहुंच सके। अमोदिता की आवाज सुनाई देती है, पर दिलीप फूफा जी ऐसा क्यों करेंगे? जैसे ही युग और उसके दोस्त अमोदिता की आवाज सुनते हैं, शॉक रह जाते हैं। बातों ही बातों में उन्हें पता ही नहीं चला था कि अमोदिता वहां पर कब आ गई थी और कब उसने उन लोगों की बातें सुन ली थी। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये अमोदिता कब आ गई? कहीं ये दिलीप को जाकर सब कुछ बता न दे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।